Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our another lecture on the topic of bioavailability and bioequivalence, and we were covering the topic of quantification of the data, and now we have discussed about the CP-max and AUC and the ANOVA test and the level of significance and the confidence limit and validity of ANOVA. These topics we have already covered. Now we are moving towards the topic of the partial AUC in bioequivalence analysis. Now several new drug delivery systems have a complex approach to drug release. For example, combination of zero order and first order release that produces an unusually shaped plasma drug concentration versus time profile. जो अभी नई न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स ड्रग रिलीज़ प्रोफाइल है, यानी उसमें ज़ीरो ऑर्डर रिलीज़ भी है और फर्स्ट ऑर्डर रिलीज़ भी है, जिसकी वजह से उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन का जो प्रोफाइल होता है वो अनयूजुअल बनता है, यानी नॉर्मल नहीं बनता. द शेप ऑफ दिस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल इज़ रिलेटेड टू द फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ द ड्रग. और उसका ये जो शेप है जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व का, वो जो है वो उसके फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट से के मुताबिक है और उससे मैच करता हुआ है. सो टू इवेल्यूएट ए जेनेरिक डोजेज फॉर्म ऑफ दीज न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी इनको हम नोवेल ड्रग सिस्टम भी कहते हैं, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. द FDA recommends including the partial AUC or the PAUC as a pivotal bioequivalence matrix, यानी ये इसको बजाय कंप्लीट AUC के इसको पार्शियल AUC को एक इम्पॉर्टेंट मार्कर के तौर पे लेते हैं कि इससे जो है वो दोनों जेनेरिक की और टेस्ट प्रोडक्ट की या जेनेरिक या टेस्ट प्रोडक्ट की के पार्शियल AUC को कंपेयर किया जाए रेफरेंस प्रोडक्ट के पार्शियल AUC से. द पार्शियल AUC इज़ डिफाइंड एज द एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल ओवर टू स्पेसिफाइड टाइम पॉइंट्स. दो स्पेसिफाइड टाइम पॉइंट के दरमियान का जो है वो ये प्लाज्मा AUC लिया जाएगा. द चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टाइम पॉइंट्स फॉर कैलकुलेटिंग द AUC और द पार्शियल AUC इज़ बेस्ड ऑन द फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स और एफिकेसी और सेफ्टी डेटा फॉर द ड्रग अंडर एग्जामिनेशन. यानी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा AUC का, उसकी बुनियाद पर जो है इसको डिटरमिन किया जाएगा, ये इसको अंडर कंसिडरेशन रखा जाएगा और उसी की बुनियाद पर डिसाइड होगा कि वो कौन से दो पॉइंट पे प्लाज्मा सैंपल लेने हैं जिसका पार्शियल AUC डेवलप किया जाएगा. द FDA currently expects the partial AUC to be analyzed statistically when determining the bioequivalence of multiphasic modified release formulation. ठीक है, तो FDA कह रहा है जो मल्टीफेजिक हो, यानी मुख्तलिफ फेजेस में रिलीज़ कर रही हो, मॉडिफाइड रिलीज़ हो, उस फार्मूलेशन को भी, उसके पार्शियल AUC को भी स्टैटिस्टिकली एवेल्यूएट किया जाए कि वो पार्शियल AUC उनके सिमिलर आ रहे हैं या डिफरेंट है, यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. सो तो मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फार्मूलेशन एंड डिज़ाइन टू अचीव ए रैपिड थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स फॉलोड बाय ए सस्टेन्ड रिस्पॉन्स. ठीक है, यानी रैपिड रिस्पॉन्स भी आए और फिर सस्टेन्ड रिस्पॉन्स भी आए. सच प्रोडक्ट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड विद बोथ एन इमीडिएट रिलीज कंपोनेंट एंड ए डिलेड और एक्सटेंडेड रिलीज कंपोनेंट. इसी वजह से ये इनका जो प्रोफाइल है वो ज़ीरो ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है. जो इमीडिएट रिलीज़ है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा और जो डिलेड रिलीज़ या एक्सटेंडेड रिलीज़ है वो ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा. फिगर 16.14 illustrates how a partial AUC analysis based on two partial AUCs is applied. यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है ये, जैसे ये AUC 0 to T यहाँ तक के टाइम को, ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा AUC यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक चला जाएगा या आखिर तक जाएगा. तो एक AUC ये हो गया और दूसरा AUC मेरे पास ये हो गया. तो दो AUC हो गए, जैसे कि यहाँ पे फिर वो बता रहे हैं कि partial AUC, the two partial AUCs consist of an early partial AUC measure AUC 0 to T. ये AUC 0 to T इस पॉइंट तक
ठीक है। तो ये देखा ड्रग का रिलीज प्रोफाइल कैसा है, यहाँ तक है। फिर ये देखें एक ये स्टेडी स्टेट आ गई, फिर उसके बाद ड्रग और रिलीज हुई तो ये कंसंट्रेशन जो है वो और ऊपर गई, फिर उसके बाद ग्रेजुअली नीचे आ गई। तो पहला तो ये हो गया कि AUC 0 to T टू कंपेयर द टेस्ट एंड रेफरेंस एक्सपोजर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली ऑनसेट ऑफ रिस्पॉन्स, और वैसे भी ये अर्ली ऑनसेट ऑफ रिस्पॉन्स है, यानी चेक किया जाएगा कि जो टेस्ट प्रोडक्ट और रेफरेंस प्रोडक्ट का अर्ली ऑनसेट है उसका ये जो पार्शियल AUC है उसमें सिमिलैरिटी है या नहीं है। उसके बाद क्या है, एंड ए लेट पार्शियल AUC मेजर AUC T to T, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, इस पॉइंट से लेके यहाँ से लेके इस पॉइंट तक है, यानी कैपिटल T से लेके स्मॉल t तक का, ये दूसरा पार्शियल AUC हो गया, इसको भी कंपेयर किया जाएगा। अच्छा, सो ए लेट पार्शियल AUC मेजर AUC T to T, यानी कैपिटल T to स्मॉल t टू कंपेयर द टेस्ट एंड रेफरेंस एक्सपोजर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेन्ड रिस्पॉन्स, और ये जो होगा सस्टेन्ड रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसमें डिफरेंसेस होंगे। अच्छा, तो उसके बाद द अर्ली AUC 0 to T इज मेजर्ड बिगिनिंग एट सैम्पलिंग टाइम 0 टू द ट्रंकेशन टाइम T, ठीक है, यानी जहाँ पे ये ट्रंकेट कर रहा है, एकदम ऊपर जा रहा है, यानी इस कैपिटल T तक का टाइम तक, यहाँ तक सैम्पल्स हम कलेक्ट करेंगे। अच्छा, द लेट AUC कैपिटल T to स्मॉल t इज मेजर्ड फ्रॉम ट्रंकेशन टाइम T, यानी कैपिटल T टू द लास्ट सैम्पलिंग पॉइंट विद मेजरेबल ड्रग कंसंट्रेशन, जो लास्ट मेजरेबल ड्रग कंसंट्रेशन थी वहाँ तक हम सैंपल लेते चले गए, वहाँ तक का जो होगा AUC वो सेकंड पार्शियल AUC कहलाएगा। तो इस तरीके से हम ये दोनों AUC डिटरमिन करते हैं, और पार्शियल AUC फ्रॉम 0 to T कैपिटल T इसको कंपेयर करते हैं क्योंकि ये अर्ली ऑनसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रग के, ये भी सिमिलर होना चाहिए टेस्ट और रेफरेंस का। फिर उसके बाद इस कैपिटल T यानी ट्रंकेशन T से लेके लास्ट मेजरेबल कंसंट्रेशन वाले टाइम तक जो आपने प्लाज्मा सैंपल लिए वहाँ तक की कंसंट्रेशन डिटरमिन की और उसका AUC बनाया, ठीक है, यहाँ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का AUC, ये दूसरा पार्शियल AUC है। तो ये भी टेस्ट और रेफरेंस का ये पार्शियल AUC भी स्टैटिस्टिकली सिमिलर आना चाहिए, तो फिर ड्रग कहलाइए ये कि ये मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म जो है ये बिल्कुल सिमिलर है। तो ये हमने जो है वो पार्शियल AUC को कंसिडर किया। नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ वेवर्स ऑफ इन विवो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़, या जिसको हम बायो वेवर भी कहते हैं, यानी बेसिकली इन विट्रो टेस्ट की बात हो रही है ये, ठीक है ना, क्योंकि अब इन विवो नहीं हो रहा, उसका वेव मिल गया यानी छुटकारा मिल गया, तो एक बॉडी के साथ नहीं हो रहा तो बायो वेवर है ये। इन सम केसेस इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग में बी यूज इन ल्यू ऑफ इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़, यानी जहाँ पर इजाज़त हो वहाँ पे हम इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग कर सकते हैं, किसके बदले में, इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ के बदले में। When the drug product is in the same dosage form but in different strength and is proportionally similar in active and inactive ingredient, एक तो proportionally similar drug हो active and inactive ingredient में, and in vivo bioequivalence study of one or more of the lower strengths can be waived based on the dissolution test and in vivo bioequivalence study on the highest strength। तो जो लोअर डोज जो होगी वो आमतौर पे जो होगी क्या कौन सी होगी जिसपे हमें बायो वेवर मिलेगा, एंड इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी ऑफ वन और मोर ऑफ द लोअर स्ट्रेंथ कैन बी वेव, ठीक है, लोअर स्ट्रेंथ कैन बी वेव ऑन द डिसोल्यूशन टेस्ट एंड इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी ऑन हाईएस्ट स्ट्रेंथ लोअर स्ट्रेंथ जो है होगी, जो बहुत हाई स्ट्रेंथ और लो स्ट्रेंथ वाली ड्रग होगी उनमें बायो वेवर मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो होता है वो कंसिडरेशन होती है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो हम अभी आगे चल के उस पर बात करेंगे। Ideally, if there is a strong correlation between dissolution of drug and the bioavailability of drug, then the comparative dissolution tests comparing the test product to the reference product should be sufficient to demonstrate bioequivalence। यानी अगर डिसोल्यूशन का बायोअवेलेबिलिटी से गहरा ताल्लुक है, यानी जिस ड्रग की कोरिलेशन डिसोल्यूशन और बायोअवेलेबिलिटी की गहरी है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, कि यानी हमें पता हो कि अगर ये इसका डिसोल्यूशन अच्छा हो गया तो बायोअवेलेबिलिटी अच्छी आनी ही आनी है, तो फिर उन ड्रग्स में हम यही इन विट्रो
डिसोल्यूशन टेस्ट कर सकते हैं, और हम टेस्ट प्रोडक्ट के भी डिसोल्यूशन टेस्ट करेंगे और रेफरेंस प्रोडक्ट का भी करेंगे। अगर दोनों का डिसोल्यूशन प्रोफाइल सिमिलर हो गया तो फिर हम ये कंसिडर करेंगे कि ये ड्रग जो है वो बायो इक्विवेलेंट है, हमें इन वीवो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। फॉर मोस्ट ड्रग प्रोडक्ट्स स्पेशली इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स नो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट। आमतौर पे जो बहुत सारी ड्रग हैं जिसमें इमीडिएट रिलीज टैबलेट और कैप्सूल है जहाँ पे नो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट एंड द FDA रिक्वायर्स एन इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी। फिर जहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है इन दोनों के दरमियान में, डिसोल्यूशन एंड बायो अवेलेबिलिटी, फिर वहाँ पे हर सूरत में FDA या रेगुलेटरी बॉडी ये कहती है कि आपको इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी करनी पड़ेगी, यानी ह्यूमन सब्जेक्ट में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, या ये कि ये कह लीजिए कि क्लिनिकल स्टडी करनी पड़ेगी, और तब जाके आपको जो है वो बायोइक्विवेलेंस साबित करनी पड़ेगी और फिर जाके उसका अप्रूवल मिलेगा। नाउ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव फॉर बायोवेवर। रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव बायोवेवर के क्या है? The FDA permits the waiving of bioequivalence studies for products for which bioequivalence is self-evident। ठीक है, यानी जिसमें परमिट किस मिल रहा है, जिसमें बायोइक्विवेलेंस इज सेल्फ एविडेंट, यानी बिल्कुल क्लियर हो कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी होगी, तो वहाँ पर फिर बायो वेवर मिल जाता है, यानी इन विट्रो डिसोल्यूशन किया जा सकता है, इन विवो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। दिस इंक्लूड्स सॉल्यूशंस फॉर पेरेंट्रल, ओरल एंड लोकल यूज़। आमतौर पे वो कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे सोल्यूशन फॉर्म में पेरेंट्रल दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं, लोकल यूज़ में दे रहे हैं। देयर आर जनरली एडिशनल क्राइटेरिया टू बी मैट बिफोर ए बायो वेवर कैन बी ग्रांटेड। इसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरिया हैं जो कि ज़रूरी हैं इस चीज़ का अप्रूवल लेने के लिए कि इसमें बायो वेवर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। टेस्ट एंड रेफरेंस सोल्यूशंस, ठीक है, टेस्ट सोल्यूशंस एंड रेफरेंस सोल्यूशंस इंटेंडेड फॉर पेरेंट्रल यूज शुड हैव द सेम एक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट इन द सेम अमाउंट। ठीक है, तो जो पेरेंट्रल सोल्यूशंस हैं टेस्ट ड्रग के, रेफरेंस ड्रग के, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, सेम इनएक्टिव इंग्रेडिएंट हो और सेम अमाउंट में हो। द FDA जनरली रेफर्स टू दिस एज क्वालिटेटिव यानी Q1 एंड क्वांटिटेटिव सेमनेस, यानी Q1 Q2 सेमनेस है, यानी क्वालिटेटिवली भी सेम है ये और क्वांटिटेटिवली भी सेम है। ठीक है, क्योंकि देखें ना जो सेम अमाउंट है एक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट का, ठीक है, और सोल्यूशन फॉर्म में। जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट सोल्यूशन दैट आर इंटेंडेड फॉर ओरल और टॉपिकल यूज़। जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट जो कि ओरल यूज़ में आ रही है या टॉपिकल यूज़ में आ रही है, यानी स्किन पे, लाइक फॉर एग्जांपल, कैन हैव डिफरेंट एक्सिपिएंट्स दैन देयर करेस्पॉन्डिंग रेफरेंस लिस्टेड प्रोडक्ट। तो अच्छा, अब उसमें हो सकता है कि ओरल या टॉपिकल प्रोडक्ट में एक्सिपिएंट्स का डिफरेंस हो सकता है टेस्ट ड्रग और रेफरेंस ड्रग में, बट शुड नॉट कंटेन एक्सिपिएंट्स दैट कुड पोटेंशियली कॉज डिफरेंसेस इन ड्रग सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये उसमें है कि वो एक्सिपिएंट्स चेंज होने से या डिफरेंस होने से उनकी एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी बायो वेवर मिल सकता है। द FDA विल कंसिडर ग्रांटिंग बायो वेवर टू नॉन biosteady strengths of generic immediate release solid oral dosage form drug product line provided that the following 3 criteria are met। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि नॉन बायो स्टडी यानी नॉन ह्यूमन स्टडी में आपको बायो वेवर FDA ग्रांट कर सकता है, मिल सकता है, किसके लिए? इमीडिएट रिलीज, जेनेरिक इमीडिएट रिलीज सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म के लिए, अगर उस सॉलिड डोज फॉर्म में ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ये क्राइटेरिया मीट करता है, यानी इन डिसोल्यूशन टेस्ट जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। पहला पॉइंट क्या है? एन एक्सेप्टेबल बायोइक्विवेलेंस स्टडी इज कंडक्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्ट्रेंथ, उसकी किसी एक स्ट्रेंथ पे बायोइक्विवेलेंस स्टडी पहले की जा चुकी है। दूसरा, द स्ट्रेंथ फॉर विच द बायोवेवर इज सॉट, और जिस स्ट्रेंथ के लिए बायोवेवर चाहिए शुड बी प्रोपोर्शनली सिमिलर टू द स्ट्रेंथ ऑन विच बायोइक्विवेलेंस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड। तो जो दूसरी स्ट्रेंथ थी डोज की या डोज थी, उस पर जो बायोइक्विवेलेंस है वो उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ, लाइक फॉर एग्जांपल 50 थी तो 100 थी, यानी उसकी डबल हो गई प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा ये क्राइटेरिया हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेबल इन विट्रो डिसोल्यूशन शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द स्ट्रेंथ्स फॉर विच द बायोवेवर इज सॉट, और जो डिसोल्यूशन टेस्ट हो वो वाला टेस्ट हो जो FDA ने अप्रूव किया हुआ है। आमतौर पे ये पेडल एपरेटस के लिए, यानी एपरेटस 2 जो होता है
उसको रिकमेंड करती है एफडीए कि उसमें जो है वो डिसोल्यूशन जो है वो टेस्ट और रेफरेंस का सिमिलर आना चाहिए, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर ये भी टेस्ट जो होगा ये उसके लिए ज़रूरत होगी और जिसकी बेस पर जो है वो बायोवेवर मिल सकता है। नाउ डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन, डिसोल्यूशन जो है टेस्ट और रेफरेंस रख के उनके प्रोफाइल का कंपैरिजन करना। कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स आर यूज्ड एज, किस तरह से यूज होते हैं? नंबर 1, द बेसिस फॉर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ऑफ बायोइक्विवेलेंट ड्रग प्रोडक्ट एंड प्रोसीडिंग टू द पाइवोटल इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी। ठीक है, क्या है द बेसिस, क्या है इसकी? फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की बायो इक्विवेलेंट ड्रग प्रोडक्ट जो होगी वो क्या होगी? इक्विवेलेंट ड्रग प्रोडक्ट एंड प्रोसीडिंग टू पाइवोटल इन बायोइक्विवेलेंस, यानी इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी के लिए, यानी टारगेट यही था कि उसको इन विवो में किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अब वो किया नहीं किया इन विवो एक अलग बात है। नंबर 2, कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स आर यूज फॉर डेमोस्ट्रेटिंग the equivalence of a change in the formulation of a drug product after the drug product has been approved for marketing। अच्छा, इसके अलावा किस बेस पर जो होगी ये डिसोल्यूशन टेस्टिंग की जाएगी कि पहले जो फॉर्मुलेशन बनाई थी वो इन विवो उसकी बायोइक्विवेलेंस चेक की गई थी, बाद में फॉर्मुलेशन में कोई चेंजेस की गई है, ठीक है, और वो मार्केटेड प्रोडक्ट से जो थी पहले फॉर्मुलेशन उससे उसका कंपैरेटिव डिसोल्यूशन किया जाएगा, क्योंकि पहले वाली थी उसकी बायो अवेलेबिलिटी अप्रूव थी, तो उस वजह से उससे बायोइक्विवेलेंस की जाएगी, तो वो उसमें भी इन विट्रो डिसोल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेबल होता है या वो भी बेस होती है। तीसरा पॉइंट, द बेसिस ऑफ बायोवेवर ऑफ लोअर स्ट्रेंथ ड्रग प्रोडक्ट दैट इज डोज प्रपोर्शनल इनएक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट टू द हायर स्ट्रेंथ ड्रग प्रोडक्ट, यानी जो वही है बायोवेवर किसके लिए? लोअर स्ट्रेंथ ड्रग प्रोडक्ट के लिए, जिसमें एक्टिव और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट हायर डोज स्ट्रेंथ के जो है वो प्रपोर्शनल मौजूद है। ठीक है, यानी लो डोज में उसी हिसाब से उस प्रपोर्शन से एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है जिस प्रपोर्शन से कम हुआ है इनएक्टिव भी कम हो गया, जैसा कि हायर स्ट्रेंथ में था, तो उनका कंपैरिजन आपस में किया जाएगा, यानी लो डोज का, लोअर स्ट्रेंथ का और हायर स्ट्रेंथ का, तो इनका भी जो है वो डिसोल्यूशन प्रोफाइल किया जा सकता है, ये भी बेस होगी। अच्छा, ए मॉडल इंडिपेंडेंट एंड मैथमेटिकल मेथड वाज डेवलप्ड बाय Murray and Flanner in 1996 to compare the dissolution profiles using two factors, that is F1 and F2। ठीक है, F1 और F2 फैक्टर के जरिए जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। द फैक्टर 2 F2 known as the similarity factor, ये क्या है? सिमिलैरिटी फैक्टर है, एंड मेजर द क्लोजनेस बिटवीन द टू प्रोफाइल, यानी डिसोल्यूशन प्रोफाइल टेस्ट ड्रग का और रेफरेंस ड्रग का कितना सिमिलर है वो F2 टेस्ट बताएगा। कैसे कैलकुलेट होगा? ये इसका फार्मूला है F2 50 इंटू लॉग और 1+1/n, यानी जितने आपने सैंपल लिए थे किसके? रेफरेंस ड्रग के और टेस्ट ड्रग के, इसका स्क्वायर होल ब्रैकेट की पावर -0.5 इंटू 100, ताकि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टाइम पॉइंट्स, यानी जितने टाइम पॉइंट पे आपने नंबर ऑफ सैंपल रेफरेंस ड्रग के और टेस्ट ड्रग के डिसोल्यूशन के दौरान हासिल किए थे। आमतौर पे जैसे डिसोल्यूशन स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद 5 मिनट पे सैंपल लिया, 10 मिनट पे सैंपल लिया, 15 मिनट पे सैंपल लिया, फिर उसके बाद फिर 15 मिनट के बाद फिर 20 मिनट पे, फिर 25 मिनट पे, फिर उसके बाद जो है वो 30 मिनट पे सैंपल लिया। ठीक है, 30 मिनट के बाद फिर आपने 45 मिनट पे सैंपल लिया, फिर उसके बाद 1 आवर पे सैंपल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये डिसोल्यूशन को चेक किया जाता है और फिर इनका समेशन ले लिया जाता है कि जितने जितने टाइम पर जो ड्रग का रिलीज़ आ रहा था उस टाइम तक वो उनका समेशन ले ली, फिर उसका स्क्वायर ले लिया, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, तो ये जो मैंने जैसे टाइम पॉइंट बता दिया, R1 इज़ द डिसोल्यूशन वैल्यू ऑफ द रेफरेंस प्रोडक्ट एट टाइम t, यानी वही 5 मिनट की R1 और 10 मिनट की R2, 15 मिनट की R3, 20 मिनट की R4, तो सब जो है वो लेते चले गए। इसी तरीके से टेस्ट के लिए भी, एंड T1 इज़ द डिसोल्यूशन वैल्यू ऑफ द टेस्ट प्रोडक्ट एट टाइम t, यानी टाइम 1 की
टेस्ट की, यानी 5 मिनट की, 10 मिनट की कंसंट्रेशन, जितनी भी ड्रग की कंसंट्रेशन रिलीज़ हो चुकी है वो नोट करते चले गए और आखिर में सबका समेशन ले लिया जाएगा और फिर इनका डिफरेंस ले लिया जाएगा. द रेफरेंस मे बी द ओरिजिनल ड्रग प्रोडक्ट बिफोर ए फॉर्मुलेशन change means pre-change and the test may be the drug product of the formulation was change post change. ठीक है, तो जैसे मैंने ये कहा ना कि जैसे आपने कोई चेंज किया है फॉर्मुलेशन में, तो जो रेफरेंस जो होगी वो कौन सी होगी, जो प्री चेंज फॉर्मुलेशन थी बिफोर चेंज, और पोस्ट चेंज यानी फॉर्मुलेशन में चेंज करने के बाद. तो दोनों का रेजोल्यूशन प्रोफाइल सिमिलर आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा तो फिर मसला है. ऑल्टरनेटिवली द रेफरेंस में बी द हायर स्ट्रेंथ ड्रग प्रोडक्ट एंड टेस्ट में बी द लोअर स्ट्रेंथ ड्रग प्रोडक्ट. ठीक है, जिसमें एक्टिव और इनएक्टिव का प्रपोर्शनल जो होगा वो उसी हिसाब से सेम प्रपोर्शन से होगा. द F2 कंपैरिजन इज फोकस ऑफ सेवरल FDA गाइडेंसेस एंड इज ऑफ रेगुलेटरी इंटरेस्ट इन नोइंग द सिमिलैरिटी ऑफ द टू डिसोल्यूशन कर्व्स. तो दोनों, अब एक रेफरेंस प्रोडक्ट का कर्व बनेगा डिसोल्यूशन का और एक टेस्ट प्रोडक्ट का बनेगा, क्योंकि आपने मुख्तलिफ टाइम पे जो बनाई, जो कंसंट्रेशन या रिलीज़ लिए हैं, उसको जो होगा वो हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे. व्हेन द टू प्रोफाइल्स आर आइडेंटिकल F2 इज इक्वल टू 100. अगर दोनों प्रोफाइल जो हैं, दोनों कर्व बिल्कुल सिमिलर आते हैं, तो F2 की वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेट होने के बाद 100 मीन्स 100% ड्रग्स आर सिमिलर, यानी उनका रिलीज प्रोफाइल 100% सिमिलर है. बट an average differences of 10% at all measured time point results in an F2 value of 50. अच्छा, अब देखें 5 मिनट पे आप ले रहे हैं सैंपल, 10 मिनट पे ले रहे हैं, 15 मिनट पे ले रहे हैं. ठीक है, आमतौर पे हम क्या करते हैं कि ये 5 वैल्यूज़ लेते हैं. ठीक है, और हर वैल्यू पे कहते हैं कि 10% जो डिफरेंसेस है वो पॉसिबल हो सकता है. हर, जैसे 5 मिनट पे सैंपल लिया, 10 पे लिया, फिर उसके बाद हमने 5 पे लिया, 10 पे लिया, फिर हमने 20 पे लिया, फिर उसके बाद 30 पे लिया, फिर 45 मिनट पे लिया. तो 5 रीडिंग हो गई, ये 5 टाइम पॉइंट हो गए. तो फिर जो होगा हर एक पे 10% वेरिएशन हो सकती है. तो उस वजह से फाइनल वैल्यू जो है वो F2 की मिनिमम भी अगर आ रही है तो 50 तक आएगी. अगर वैल्यू 50 तक भी है तो फिर ये ड्रग्स आर सिमिलर, यानी डिसोल्यूशन प्रोफाइल सिमिलर हो गया. तो F2 की वैल्यू अगर 50 से 100 तक आ रही है, जैसा कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, द FDA हैज़ सेट ए पब्लिक स्टैंडर्ड फॉर F2 वैल्यू बिटवीन 50 to 100 और 50 and 100 टू इंडिकेट सिमिलैरिटी बिटवीन टू डिसोल्यूशन प्रोफाइल, यानी दोनों ड्रग जो है वो सिमिलर हैं. अगर ये F2 की वैल्यू 50 से कम आती है तो इसका मतलब है दोनों ड्रग्स का जो डिसोल्यूशन प्रोफाइल सिमिलर नहीं है. जब उनका डिसोल्यूशन प्रोफाइल सिमिलर नहीं है तो वो बायोइक्विवेलेंट कंसिडर नहीं की जाएगी. तो ये इन विट्रो टेस्ट इस तरीके से हम कर सकते हैं. अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था कि बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द BCS और बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ए साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग द ड्रग सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर एक्वस सॉल्युबिलिटी एंड इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी. ठीक है, तो ये जो है दो चीज़ों पर बेस कर रहा है कि इंटेस्टाइन में सॉल्युबिलिटी कितनी है और GI मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उस ड्रग की परमिएबिलिटी कितनी है. When combined with the dissolution of drug product, the BCS takes into account 3 major factors that govern the rate and extent of drug absorption from immediate release solid oral dosage form. तो BCS को हमें अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा whenever we are considering the rate and extent of drug absorption in immediate release solid dosage form. These factors are dissolution, जो कि रिलेटेड होंगे solubility and intestinal permeability से. According to BCS classes या बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ड्रग सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. तो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन ने ड्रग को 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. ऐसी ड्रग्स जिनकी सॉल्युबिलिटी हाई है GI फ्लूइड में और GI मेम्ब्रेन से परमिएबिलिटी भी हाई है. ऐसी ड्रग्स जिनकी GI फ्लूइड में सॉल्युबिलिटी लो है लेकिन परमिएबिलिटी हाई है. ऐसी ड्रग्स जिनकी सॉल्युबिलिटी हाई है लेकिन परमिएबिलिटी लो है. और ऐसी ड्रग्स जिनकी GI ट्रैक्ट में सॉल्युबिलिटी भी लो है और परमिएबिलिटी भी लो है. तो हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमिएबिलिटी, क्लास 1, क्लास 2 लो सॉल्युबिलिटी हाई परमिएबिलिटी, क्लास 3 हाई सॉल्युबिलिटी
लो परमिएबिलिटी, और क्लास 4 लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आम तौर पे वो ड्रग जिनकी डिसोल्यूशन अच्छा होता है, तो यानी उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, यानी हाई सॉल्युबिलिटी है, तो उन ड्रग्स में बायोवेवर मिल जाता है। जैसा कि क्लास 1 ड्रग है हाई सॉल्युबिलिटी, और क्लास 3 ड्रग हाई सॉल्युबिलिटी। तो इन पर जो है ये, अगर हमारी ड्रग क्लास 1 या क्लास 3 में है, तो अगर हम इसका डिसोल्यूशन प्रोफाइल कर रहे हैं और वो डिसोल्यूशन प्रोफाइल पास हो रहा है, तो फिर हम इसको कंसिडर कर लेंगे कि ये जो है टेस्ट ड्रग और रेफरेंस ड्रग जो है वो बायो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से हम जो है वो इसको देख सकते हैं। नाउ सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की कोई क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि हम किस तरह से कहेंगे कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी हाई है और कैसे कहेंगे कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी लो है। यानी ये जो बायोफार्मास्यूटिकल क्लास है, इसने कोई डेफिनेशन दी है कि हम हाई सॉल्युबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, लो सॉल्युबिलिटी की क्या डेफिनेशन है। इसी तरीके से हाई परमिएबिलिटी की क्या डेफिनेशन है और लो परमिएबिलिटी की क्या डेफिनेशन है। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? ए ड्रग सब्सटेंस इज कंसिडर्ड हाईली सॉल्युबल। ठीक है, ड्रग सब्सटेंस कंसिडर किया जाएगा हाईली सॉल्युबल व्हेन द हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ, और यानी जब ड्रग की हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ इज सॉल्युबल इन 250 ml और लेस ऑफ एक्वस मीडियम ओवर द पीएच रेंज ऑफ 1 to 8। यानी तकरीबन 250 ml आपने एक्वस मीडियम लिया जिसकी पीएच रेंज 1 से 8 तक है, और ड्रग की हाईएस्ट डोज उसमें डाली और वो कंप्लीटली उसमें सॉल्युबलाइज हो गई, यानी एक पार्टिकल भी नहीं बचा, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये ड्रग हाईली सॉल्युबल है। लेकिन अगर ड्रग इसमें कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो रही, बल्कि कुछ ना कुछ पार्टिकल प्रेसिपिटेट बना के नीचे बेस में बैठ रहे हैं, फिर इसमें मतलब हुआ ड्रग की सॉल्युबिलिटी, ड्रग जो होगी वो हाई सॉल्युबल नहीं कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो हाई सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि इस 250 ml एक्वस मीडियम में जिसका pH 1 to 8 के दरमियान है, उसमें हाईएस्ट डोज जो होगी वो कंप्लीटली सॉल्युबलाइज हो रही है, एक पार्टिकल भी नहीं बच रहा, तो फिर इसका मतलब है ड्रग इज हाईली सॉल्युबल। लेकिन अगर वो उसके पार्टिकल्स नीचे तह में बैठ रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं और मजीद सॉल्युबलाइज नहीं हो रही इस इतनी क्वांटिटी में, इस पीएच रेंज में, तो फिर वो ड्रग हाईली सॉल्युबल नहीं है। द वॉल्यूम एस्टिमेट ऑफ 250 ml इज ड्राइव फ्रॉम टिपिकल बायोइक्विवेलेंस स्टडी प्रोटोकॉल दैट प्रिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट टू फास्टिंग ह्यूमन वॉलंटियर विद ए ग्लास ऑफ 8 ounce ऑफ वाटर। और ये जो 250 ml है, ये हमने उससे ड्राइव किया है कि हम एक गिलास पानी से जो स्टडी करते हैं कि भाई ड्रग जो दी गई जाती है वो 8 ounce ऑफ वाटर, जो कि तकरीबन 240 या 250 ml बनता है, तो उसके हिसाब से ये क्वांटिटी जो है वो हमने ली है। तो ये डेफिनेशन हो गई 250 ml के हिसाब से कि ये इसमें पीएच रेंज के इतने वाटर में हाईएस्ट डोज डिजॉल्व हो जाए तो बस ठीक है, फिर वो हाईली सॉल्युबल है, और अगर नहीं हो रही तो फिर लो सॉल्युबिलिटी कंसिडर की जाएगी। तो इसकी बेस पर हम यहाँ ड्रग को क्लासीफाई करेंगे कि वो हाई सॉल्युबिलिटी वाली में आ रही है या लो सॉल्युबिलिटी में आ रही है। अब इसी तरीके से हाई परमिएबिलिटी और लो परमिएबिलिटी को देखते हैं। हाई परमिएबिलिटी टू बी क्लासिफाइड एज हाईली परमिएबल, ए टेस्ट ड्रग शुड हैव एन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ग्रेटर देन 90% इन ह्यूमन। यानी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसको मोर देन 90% अगर वो ड्रग क्रॉस कर रही है तो फिर ड्रग कहलाएगी हाईली परमिएबल। लेकिन अगर वो 90% या इससे कम क्रॉस कर रही है तो फिर वो लो परमिएबल कहलाएगी। तो ये इसके लिए भी हम जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में टेस्टिंग कर सकते हैं और देखते हैं कि ड्रग जो है वो कितनी गुजरती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, इन विट्रो भी कर सकते हैं। तो हाईली परमिएबल जो है वो इसकी जो टेस्टिंग के जो मेथड हैं वो आपको ऑल्टन में मिल जाएंगे। ऑल्टन के जो बायोफार्मास्यूटिकल असेसमेंट है उसमें चैप्टर जो 21 है, उसमें 5th एडिशन का चैप्टर 21 है, उसमें इसके जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे। तो हाईली परमिएबल हम उसको कहेंगे जो जीआई मेम्ब्रेन को मोर देन 90% क्रॉस कर रही है तो वो हाईली परमिएबल कहलाएगी, और अगर मोर देन 90% क्रॉस नहीं कर रही तो फिर वो लो परमिएबिलिटी में कहलाएगी। नाउ डिसोल्यूशन। द डिसोल्यूशन क्लास इज बेस्ड ऑन द इन विट्रो डिसोल्यूशन रेट of an immediate release drug product under specified test condition and is intended to indicate rapid in vivo dissolution in relation to average rate of gastric emptying in human under fasting condition। इन विट्रो डिसोल्यूशन के लिए हम जो स्पेसिफाइड कंडीशन डेवलप करते हैं वो वही करते हैं कि जो स्टमक की इन वीवो कंडीशन होती है फास्टिंग स्टेट में।
An immediate release drug product is considered rapidly dissolving when not less than 85% of label amount of drug substance dissolve within 30 minutes in USP apparatus 1 at 100 RPM. ठीक है, तो ड्रग प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड रैपिडली डिजॉल्विंग. इमीडिएट रिलीज टैबलेट जो होगी वो कहलाएगी रैपिडली डिजॉल्विंग अगर वो यानी नॉट लेस देन 80% जो ड्रग है वो 30 मिनट में एपरेटस 1 में जो है वो डिजॉल्व हो जाती है. ठीक है, या एपरेटस 2 में 100 RPM पर उसका जो है वो आपने जो था वो जो उसका जो एपरेटस था वो रन किया था. एपरेटस 2 जो है वो 50 RPM पे रन किया इन ए वॉल्यूम ऑफ 900 ml ऑफ सिमुलेटेड गैस्ट्रिक किया सिमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड 900 और लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया. जैसे मैंने बताया कि सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड एंड सिमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड. ये एसिडिक मीडिया क्या है? एसिडिक मीडिया इज such as 0.1 NaHCl or simulated gastric fluid without enzyme, and number 2 pH 4.5 buffer, and number 3 pH 6.8 buffer or simulated intestinal fluid USP without enzyme. यानी इन दोनों में गैस्ट्रिक फ्लूइड और इंटेस्टाइन फ्लूइड में जो है वो नॉट लेस देन 85% डिजॉल्व हो जाए 50 RPM जब अब पे रन कर रहे थे 900 ml में. इन दोनों में अगर वो डिज़ोल्व हो रही है नॉट लेस देन 85%, यानी वही है कि 85% से ज़्यादा ही हो रही है इतने टाइमिंग में 30 मिनट में, तो फिर वो हाई डिज़ोल्विंग ड्रग कहलाएगी. द FDA इज़ इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग द BCS गाइडेंस टू परमिट बायोवेवर फॉर जेनेरिक फार्मूलेशन ऑफ क्लास 3 ड्रग. ठीक है, तो क्लास 3 के लिए जो वो BCS बायोवेवर पे कुछ काम चल रहा है जो कि हाई सॉल्युबिलिटी लो परमिएबिलिटी है. इसकी गाइडेंस जो होगी वो फर्दर डिटेल में हमें बाद में मिल जाएगी. अच्छा जनाब, तो ये हमने बायोवेवर के हवाले से कर लिया. अब हम बात करते हैं जो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक इन एंटी सीरम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और वैक्सीन्स, उनकी बायोइक्विवेलेंस कैसे की जाए. तो उनके लिए जो हम करते हैं जेनेरिक बायोलॉजिक्स, उसके लिए जो टेस्टिंग कहलाती है वो कहलाती है बायोसिमिलर ड्रग प्रोडक्ट्स. यानी बायोसिमिलर हैं जो ड्रग प्रोडक्ट्स हैं. बायोलॉजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ड्राइव ड्रग्स इन कंट्रास्ट टू ड्रग्स दैट आर केमिकली सिंथेसाइज आर ड्राइव फ्रॉम लिविंग सोर्सेज सच एज ह्यूमन्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो बायोलॉजिकल ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो कि ह्यूमन, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार की जाती हैं. द असेसमेंट ऑफ बायोसिमिलैरिटी बिटवीन a proposed biosimilar product and its reference product involves the robust characterization of the proposed biosimilar product, including the comparative physicochemical and functional studies. तो बायोसिमिलर प्रोडक्ट में यानी अगर इसका जेनेरिक बना रहे हैं आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का, तो उसको रेफरेंस प्रोडक्ट से जब कंपेयर करेंगे तो उसको आप फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनल स्टडीज़ को कंपेयर करेंगे. अगर वो सिमिलर आ जाती हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये बायोसिमिलर है या बायोइक्विवेलेंट है. द FDA रिकमेंड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट मस्ट बी कंसिडर्ड इन असेसिंग वेदर प्रोडक्ट्स आर हाईली सिमिलर. तो FDA ने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, वो क्या है? फर्स्ट इज द एक्सप्रेशन सिस्टम, यानी प्रोटीन का जीन का एक्सप्रेशन. इसमें क्या होगा कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट फॉर ए प्रपोज बायोसिमिलर प्रोडक्ट विल एनकोड द सेम प्राइमरी अमाइनो एसिड सीक्वेंस एज इट्स रेफरेंस प्रोडक्ट. यानी जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो जेनेरिक प्रोडक्ट की है वो वही है जो कि रेफरेंस प्रोडक्ट की है. तो फिर ये क्राइटेरिया मीट हो जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी all steps in the manufacturing process for the proposed biosimilar product should be established during product development, और वो भी सिमिलर होने चाहिए टेस्ट ड्रग के और रेफरेंस ड्रग के. इसके अलावा असेसमेंट ऑफ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिको-केमिकल असेसमेंट्स ऑफ proposed biosimilar products and reference products should consider all relevant characteristics of protein product. यानी जो भी प्रोटीन कंटेंट है उनकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज मीट करनी चाहिए. लाइक द क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस असेसमेंट इज टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंसेज इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बिटवीन द प्रपोज बायोसिमिलर प्रोडक्ट एंड द रेफरेंस प्रोडक्ट. क्योंकि अगर प्रोटीन कंटेंट में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो फिर ये इसका मतलब यानी रेफरेंस और टेस्ट प्रोडक्ट में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो फिर ये बायोसिमिलर नहीं होगी.
तो क्वालिटी एट्रीब्यूट के लिए ये प्रोटीन कंटेंट जो हो, प्रोटीन प्रोडक्ट जो हो, वो उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए। फंक्शनल एक्टिविटीज़ चेक करते हैं, क्यों? क्वालिटी मेजर ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन प्रोडक्ट, यानी जो प्रोटीन प्रोडक्ट है उसमें उसका फंक्शन कैसा है, यानी वो अगर जैसे इम्यूनो वैक्सीन है तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है या नहीं बनाती है। इसके अलावा रिसेप्टर बाइंडिंग एंड इम्यूनो केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसको इवेल्युएट किया जाता है। इम्प्योरिटीज़ चेक की जाती हैं कि इन द प्रपोज बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स एंड द रेफरेंस प्रोडक्ट्स के इम्प्योरिटीज़ दोनों में सिमिलर हैं नहीं हैं। रेफरेंस प्रोडक्ट एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं जो प्रोडक्ट को, रेफरेंस प्रोडक्ट से या रेफरेंस स्टैंडर्ड से। रेफरेंस स्टैंडर्ड आमतौर पर रॉ मटेरियल को कंसिडर किया जाता है। फिनिश ड्रग प्रोडक्ट सिमिलर हैं या नहीं है, और स्टेबिलिटी दोनों की सिमिलर आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरह से जो है हम इनको बायोसिमिलैरिटी चेक करते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में हम जो बायोइक्विवेलेंस चेक करते हैं तो उसको बायोसिमिलैरिटी स्टडी कहते हैं और बायोसिमिलर टेस्टिंग कहते हैं रादर देन बायोइक्विवेलेंस टेस्टिंग। तो इसके साथ ही ये हमने जो चैप्टर था बायो अवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस का या बायोसिमिलैरिटी का वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके हम कुछ केसेस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड से कि किस तरीके से, यानी जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है टेस्टिंग के लिए के बाद इन वीवो ख़ास तौर से, तो फिर हम किस तरह से जो है वो इसको जो है टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो बायोइक्विवेलेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और डिटरमिन कर सकते हैं। बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।